नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूएनओ के दूसरे प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद के संगठन, उसके मतदान प्रणाली आदि के बारे में हम विस्तार से विवेचन प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आपको यूएनओ के जो सबसे प्रमुख अंग महासभा है उसके बारे में विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया था। आज हम इसके जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद कि जो संगठन उसकी मतदान प्रणाली है वो किस प्रकार से है उसका विवेचन प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यूएनओ के सबसे पहले प्रमुख अंग महासभा को एक विधायी संस्था के रूप में या व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में उसको माना गया है, उसी प्रकार से यूएनओ के दूसरे प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद को उसकी कार्यपालिका अंग के रूप में माना गया है। अर्थात तो सुरक्षा परिषद जो है वो यूएनओ की एक कार्यपालिका अंग है। और अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यूएनओ की कुंजी, अर्थात इसी कार्यपालिका अंग को यूएनओ की कुंजी के नाम से भी जाना गया है। दुनिया का पुलिसमैन इसको कहा गया है, विश्व का बिजली घर इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख महत्व हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं इसके प्रमुख संगठन या उसकी रचना के बारे में। संगठन या रचना। दोस्तों, इसके संगठन या रचना की हम बात करते हैं वो यूएनओ के चार्टर, यूएनओ के चार्टर के पांचवें अध्याय में इसके नियम मिलते हैं। पांचवें अध्याय में इसके नियम मिलते हैं। आधार सुरक्षा परिषद की रचना एवं संगठन संबंधी जो भी नियम होते हैं वो चार्टर के पांचवें अध्याय में इसका क्या मिलता है, नियम या उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि संगठन से तात्पर्य है कि इसकी रचना किस प्रकार से है। तो मूलतः इसमें सदस्यों की संख्या 11 थी। मूलतः सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 11 थी। इस 11 में 6 सदस्य अस्थायी व 5 सदस्य स्थायी थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुरक्षा परिषद में मूलतः सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मूलतः सदस्यों की संख्या 11 थी और इस 11 सदस्यों में से भी अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 तथा स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी, अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी सदस्य संख्या कब बढ़ाई गई। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूएनओ के चार्टर में अभी तक 5 संशोधन हुए हैं और उन 5 संशोधन में से प्रथम 3 संशोधन एक साथ हुए थे जो सितंबर 1965 के संशोधन में 6 सदस्यों से बढ़ाकर 10 कर दी गई। 6 सदस्यों से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 कर दी गई। अर्थात 6 अस्थायी सदस्यों के स्थान पर कितने कर दिए गए, 10 कर दिए गए। तो इस प्रकार से आज वर्तमान में हम बात करते हैं कि सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 15 हो गई है। सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में क्या है, आज वर्तमान में है। ठीक है। तो इसी प्रकार से समझ गए होंगे कि मूलतः सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 11 थी और आज वर्तमान में सदस्यों की संख्या 15 हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। तो इस प्रकार से इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है, 15 हो गई है। अब हम बात करते हैं कि सितंबर 1965 में जब अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 6 से बढ़ाकर के 10 की गई थी, तो उसी समय में मतों की संख्या में भी परिवर्तन किया गया था। तो उस समय में 7 मतों की संख्या से
बढ़ाकर 9 मतों कर दिए गए हैं। 7 मतों की संख्या से बढ़ाकर के कितने कर दिए गए? 9 मत कर दिए गए हैं। अर्थात जो मैंने आपको बताया था ना वीटो पावर वाले उसमें महासभा में, कि वीटो पावर में जो महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों पर जो निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के साथ साथ में उसके स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन का होना आवश्यक है। तो ये पहले मतदान प्रक्रिया में 7 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन सितंबर 1965 के बाद में कितनी कर दी गई है? 9 कर दी गई है। अब हम बात करते हैं इसके जो सदस्य संख्या है वो किस प्रकार से, जो एक इसको छोटे से डायग्राम के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करते हैं। तो सदस्य संख्या का चयन किस प्रकार से होता है, इसका एक छोटा सा डायग्राम है जिसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अस्थायी और स्थायी। जो मैंने आपको बताया स्थायी सदस्यों की संख्या 5 सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हैं। अब 10 सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है, 10 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है? तो 10 सदस्यों में से 5 सदस्य एशियाई व अफ्रीकी देशों से चुना जाता है। एक सदस्य पूर्वी यूरोप से, 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से चुना जाता है। तो ये हो गए 10 सदस्यों का निर्वाचन। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से समूह हैं, तो ये आपके सामने ये 4 समूह में विभाजित कर रखा है। पहला है 5 सदस्य हैं वो एशियाई व अफ्रीकी राज्यों से चुने जाएंगे, एक है वो पूर्वी यूरोप से चुने जाएंगे, 2 सदस्य हैं वो दक्षिणी अमेरिका से चुने जाएंगे और 2 सदस्य हैं वो पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा क्यों किया जाता है कि सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में ये जो अस्थायी सदस्यों का जो चयन किया जाता है वो इस प्रकार से क्यों किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है और उसके नाम क्या है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका, USA, दूसरा है ब्रिटेन, चीन, सोवियत संघ, इसको आज स्थान रूस ने ले लिया है, और फ्रांस। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। अब बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्यों का चयन निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात स्थायी सदस्यों का जो है जब तक सुरक्षा परिषद रहेगी तब तक इसकी क्या रहेगी, सदस्यता रहेगी। लेकिन बात यह है कि जो अस्थायी सदस्य हैं इनका चयन कितने वर्ष के लिए होता है और कौन करते हैं। तो सीधा सा है महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। 2/3 बहुमत से कितने वर्ष के लिए करती है, 2 वर्ष के लिए करती है। तो
निर्वाचन जो है अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कौन करते हैं, किस प्रकार से होता है, वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती हैं। अर्थात अब बात ये आती है कि 2 वर्ष के बाद में कितने सदस्यों को उसकी सदस्यता से हटा दिया जाता है। तो 2 वर्ष बाद में 10 में से 5 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर नए सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सुरक्षा परिषद के जो ये संगठन एवं रचना का जो है ये भाग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य संख्या है उसमें भारत को कितनी बार सदस्यता प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता में स्थान प्राप्त हुआ है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लिख लीजिएगा। भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता कितनी बार हो चुकी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता 8वीं बार इसको प्राप्त हुई है, 8वीं बार इसको प्राप्त हुई है। इससे पहले भारत 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर चुका है। अभी हाल ही में जून 2020 में सुरक्षा परिषद को 8वीं बार सदस्यता प्राप्त हुई है, जिसमें यूएनओ के 193 सदस्य राष्ट्रों में से 184 सदस्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हुआ है। 184 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है, समर्थन मिला है। तो इसकी जो सदस्यता रहेगी, भारत की जो सदस्यता की जो अवधि है वो कब से कब तक रहेगी, जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक इसकी क्या रहेगी, सदस्यता रहेगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत अब तक सुरक्षा परिषद का कितनी बार स्थायी सदस्यता प्राप्त कर चुका है। तो वो है 8वीं बार सदस्यता प्राप्त कर चुका है, जो अभी हाल ही में जून 2020 में इसको क्या मिली है, सदस्यता प्राप्त हुई है। 193 सदस्य राष्ट्रों में से 184 सदस्य राष्ट्रों को उसको क्या मिला है, सदस्य समर्थन मिला है। और इसकी जो सदस्यता अर्थात इसकी जो अवधि है वो रहेगी जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। तो ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मतदान प्रक्रिया में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मतदान प्रक्रिया या कार्यप्रणाली, मतदान प्रक्रिया या कार्यप्रणाली। दोस्तों, सुरक्षा परिषद की जो मतदान प्रणाली है, कार्य जो प्रक्रिया है, उसका उल्लेख यूएनओ के चार्टर की धारा 27 में, चार्टर की धारा 27 में इसका उल्लेख मिलता है।
कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है उसका उल्लेख चार्टर की कौन सी धारा में इसका उल्लेख है, तो आप बता दीजिएगा कि चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली से संबंधित वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो बैठक होती है वो कितने दिन में कितनी होती है। तो इसकी जो बैठक होती है, बैठक 14 दिन में एक बार होती है, 14 दिन में एक बार होती है। ये भी ध्यान में रखना है कि सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है उसमें जो इसकी जो बैठक है वो कितने दिन में होती है, 14 दिन में एक बार होती है। लेकिन जब आपातकालीन स्थिति में अर्थात सुरक्षा परिषद को ऐसा लग रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वह है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य है। जब सुरक्षा परिषद को लग रहा हो कि विश्व में शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है और ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखना मुश्किल है, तो वो क्या कर सकती है, 24 घंटे की अल्पावधि के दौरान भी क्या बुला सकती है, बैठकें बुला सकती है। तो इसकी जो दूसरी है वो है 24 घंटे में भी अल्प सूचना पर क्या कर सकती है, बैठकें बुला सकती हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो 2 बैठक होती हैं वो एक है 14 दिन में एक बार और 24 घंटे की अल्प सूचना में भी क्या बुला सकती है, बैठकें बुला सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो विषय होते हैं, प्रश्न जो होते हैं, इसकी विषय वस्तु होती है वो उस पर किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, तो हम इसको एक छोटे से डायग्राम में भी समझ सकते हैं। प्रश्न या विषय, दोस्तों इसकी जो प्रश्न या विषय हैं वो मुख्यतः 2 हैं। पहला है प्रक्रिया संबंधी प्रश्न, प्रक्रिया संबंधी, और दूसरा है महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर जो निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए सुरक्षा परिषद के 9 मतों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद में प्रक्रिया संबंधी जो प्रश्न होते हैं उन पर निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। अर्थात साधारण जो हैं उन पे 9 मतों के आधार पर उसको क्या कर दिए जाते हैं, निर्णय ले लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए 9 मत तो हैं ही हैं, 9 मत तो हैं ही, 9 मत के साथ साथ उसके 5 स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि महत्वपूर्ण विषयों में जब निर्णय लिए जाते हैं उसमें 9 मत के साथ साथ में क्या होना चाहिए, अर्थात 9 सदस्यों के साथ साथ 5 उसके स्थायी सदस्यों की सहमति का होना भी अति आवश्यक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि महासभा का जो प्रक्रियाएं थी उसमें बताया था कि महत्वपूर्ण विषयों पर सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन का भी होना आवश्यक है। तो इसी के साथ साथ हम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात यह आती है कि जब किसी महत्वपूर्ण विषयों पर इन 5 सदस्यों के द्वारा जब समर्थन नहीं मिल पाता है तो उस शक्ति को क्या कहते हैं। 5 सदस्यों के द्वारा जब समर्थन नहीं मिल पाता है तो उसको निषेधाधिकार या वीटो पावर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वीटो पावर या निषेधाधिकार
क्या है दोस्तों? सीधा सा है कि किसी महत्वपूर्ण विषयों पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा मना करना या सहमति प्रदान न करना क्या कहलाता है? वीटो पावर कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी, यहाँ पे लिख सकते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा मना करना वह उसका वीटो पावर कहलाता है। वीटो पावर या निषेधाधिकार कहलाता है। निषेधाधिकार कहलाता है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है? तो सीधा सा है कि सुरक्षा परिषद में किसी महत्वपूर्ण विषयों पर उसके स्थायी सदस्यों के द्वारा मना करना अर्थात अपनी सहमति प्रदान न करना, उसकी क्या कहलाता है? वीटो पावर या निषेधाधिकार कहलाता है। अब बात ये आती है कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि दोहरी वीटो क्या है? दोहरी वीटो से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता है? 9 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता है। तो बात यह है कि जब प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों को ऐसा लगे कि इसको महत्वपूर्ण विषय बनाया जाए तो उसके ऊपर भी ये क्या कर सकते हैं? अपने दोहरी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधा इसका अर्थ है कि प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने के लिए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा जो वीटो का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं दोहरी वीटो। अर्थात प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोहरी वीटो कहते हैं। तो ये थी इसके मतदान प्रक्रिया या कार्य प्रणाली से संबंधित विवेचना। अब हम बात करते हैं इसके भाई वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वीटो का प्रयोग सबसे पहले याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट के द्वारा वीटो को क्या मिली थी? सहमति मिली थी। और इसी रूजवेल्ट का समर्थन किया था स्टालिन तथा चर्चिल ने भी किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वीटो का प्रयोग सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? तो वीटो का प्रस्ताव सबसे पहले रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया था। और इसके ऊपर सहमति किसने दी थी? तो वो स्टालिन तथा चर्चिल ने दी थी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम सुरक्षा परिषद की जो कार्य एवं भूमिका तथा इसके महत्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा कर सकता हूँ कि या मैं समझ सकता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सुरक्षा परिषद के कार्य और इसकी जो महत्व है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।